हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज आपके लिए लेकर आए हैं PC4 एनवायरमेंटल एजुकेशन के फाइल की कंटेंट। ठीक है, इससे पहले आपको सभी CC की इंग्लिश में कंटेंट मिल गया है और PC3 आपको अभी दिया था असेसमेंट फॉर लर्निंग 2 दिन पहले, और आज आपका PC4 है। ठीक है, आप जानते हैं PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाती है, और ये जितने भी बुक्स से आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका फाइल तो तैयार हो ही रही है और एक टॉपिक भी आपका रेडी हो जा रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ पढ़ के अगर करते हैं तो आपको एक टॉपिक कम ही हो जाएगा आपको याद करने के लिए, एग्जाम्स के लिए आपका एक टॉपिक पहले से तैयार हो जाएगा, और हो सकता है एक टॉपिक में से कई क्वेश्चंस का कवर अप हो जाए, है ना, क्योंकि कंटेंट तो काफ़ी सारा होता है ना, इसलिए। तो देखिए, यहाँ हमने जो टॉपिक लिया है वो एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल एजुकेशन ही लिया है, जिसमें सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में उसके बाद। यहाँ देखिए, आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि वर्ड फ्रेंच वर्ड है ये एनवायरन, और एनवायरन यहाँ से लिया गया है जिसका मतलब है अराउंड। ठीक, तो इसी वर्ड से निकल के आया हमारा एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स में जो जगह होती है, नेबरहुड होता है ना, वही सब आपका एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको ये यहाँ पे हो गया, जैसे लिखा है, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। एक दिए गए समय और स्थान में जो एक इंसान के चारों ओर की स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारी डेफिनेशंस आ जाती हैं एनवायरनमेंट की। पहली है बोरिंग के द्वारा, दूसरा हमारा डगलस एंड हॉलैंड के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। देखिए, तो यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे पहला प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये गाइस पूरा है, यहाँ पे ये बोल्ड होने से थोड़ा रह गया है, तो आपको PDF में ये ठीक हुआ मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। एवरी component depending on and influencing the other directly or indirectly, interdependence and interaction are key terms। देखिए, जो भी एनवायरनमेंट में आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। Due to this interdependence and interaction, environment remains more or less stable. There is a ecological balance। देखिए, एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस भी होगा, है ना, क्योंकि सभी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपका बैलेंस भी बनाएंगे। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर सभी चीज़ें, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हों या ह्यूमन हो, एनिमल हो, सभी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए वो सभी ज़रूरी हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। अब सभी ज़रूरी है तो सब एक साथ भी रहेंगे तो यूनिटी हो गई। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। आपको डाइवर्सिटी तो मिलती है ना, अलग अलग प्रकार के आपको जीव जंतु यहाँ देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये आपकी डाइवर्सिटी है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव टेंडेंसी। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, एक्टिव हैं, उनमें जान है तो वो एक्टिव हैं, तो एक्टिव टेंडेंसी है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। लगातार देखिए, नेचर में सभी चीज़ें आती रहती हैं, है ना, कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है। अगर नहीं चलेगा तो एनवायरनमेंट कैसे, उसकी साइकिल कैसे पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी आपका ये एक प्रिंसिपल है। आगे काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट के काइंड दिए हैं, जिनमें यहाँ पे तो कुछ पहले से बता दिया गया है, और डिटेल में नीचे जैसे ये फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस, ये सभी आपके काइंड्स हैं। इन्हीं को आगे नीचे डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपके क्लाइमेट है, टेम्परेचर, होम, स्कूल बिल्डिंग, फूड, ये आपके फिजिकल एनवायरनमेंट है। इंटेलेक्चुअल क्या है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्या होता है, जो कि मन से जुड़ा हुआ या बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में आएंगी। ठीक है, आगे आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपके सोशल एनवायरनमेंट है। इमोशनल, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, आपके अपनों से जुड़ी हुई, वो इमोशनल एनवायरनमेंट है। बायोटिक एनवायरनमेंट, जो जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सब बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स और रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, कंपोनेंट्स और रिसोर्सेज जिनसे आपका एनवायरनमेंट पूरा तैयार होता है, तो यहाँ ये इस तरीके से
शो किया गया है कि नेचुरल एनवायरनमेंट आपके दो चीज़ें इससे पहले आ जाती हैं, कौन कौन सी, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी और लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको आगे फर्दर और डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी को इनहॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल में तोड़ा गया है, क्लासिफाई किया गया है। फिर एग्जॉस्टेबल को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटा गया है। इधर लिविंग एंड नॉन लिविंग को बायोटिक और अबायोटिक में क्लासिफाई किया गया है, जहां बायोटिक को प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स में फर्दर आपको इसमें इसके काइंड्स हो गई हैं, ठीक है। फिर अबायोटिक के दो काइंड हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये आपका एक टेबल के रूप में शो कर दिया। इसके बाद में आगे इन सभी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहला अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, जहाँ पे दो थे इसके टाइप, एग्जॉस्टेबल कंपोनेंट। एग्जॉस्टेबल को आगे और तोड़ा गया है किसमें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद में लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसे आगे बायोटिक अबायोटिक में टाइप इसके और आगे बताए गए हैं, जिसमें अब बायोटिक कंपोनेंट्स में आगे 3 टाइप्स आ जाते हैं आपके बताया, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आप जानते हैं जो प्लांट्स हैं आपके, वो प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, वो कंज्यूमर्स आ जाएंगे, जिनमें कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस ये सब आ जाते हैं कंज्यूमर्स में। इसके बाद डीकम्पोजर्स, ये आपके क्या होते हैं, जो आपका रिमेन्स होते हैं, है ना, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनको डीकम्पोज करते हैं, वो डीकम्पोजर्स हो जाएंगे। आप मिट्टी में वापस से उनको मिला देते हैं, ये काम होता है डीकम्पोजर्स का। फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, ओट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉसिल फ्यूल। फिर मिक्सर कंपोनेंट आपके एग्जाम्पल है क्या इसका, एक ही है, सॉइल, जिसमें सब कुछ आ जाता है। इसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे एनवायरनमेंट आपका जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में, उनका मेन यूज़ करते हैं, है ना, पेट्रोलियम हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल ही हो गए, जिसकी वजह से इम्बैलेंस भी देखने को मिल जाता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो इम्बैलेंस ओबियसली होगा, है ना। तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल एजुकेशन की अप्रोच की जाती है कि एनवायरनमेंट के प्रति आप सोसाइटी को, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे, ठीक है, उनको ऐसी एजुकेशन देंगे कि वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएँ। यही सब यहाँ बताया गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर बात करें, हमारे पुराणों वगैरह में भी बोला गया है कि एनवायरनमेंट जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनको पूजा जाता है ना, अपने इंडिया में। तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यही सब यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम बता दिए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत है। फिर इसकी डेफिनेशन बता दी, NCERT ड्राफ्ट के द्वारा एक डेफिनेशन है, लिटरल मीनिंग के द्वारा है, आगे आपका यूनेस्को के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। आगे देखिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है। अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं अगर, है ना, एनवायरनमेंट अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो एनवायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो इंसान भी ज़िंदा नहीं रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, यही आपकी पढ़ लेंगे। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आगे ये बताया है ना, जो आपकी लाइफ स्टाइल को क्या है, बहुत इजी, इंजॉयबल बना रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए बहुत से कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट को बचाने की बात की गई है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है। आपको ये पॉइंट्स में दिया गया है कि स्कूल करिकुलम में यहाँ इनका इंक्लूजन होना चाहिए। जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स इन प्रोग्राम्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स टू प्रोसीड फ्रॉम indefinite ideas to definite ones. Environmental education helps to proceed from concrete to the abstract. तो ये सारी इसकी क्या हो गई, एक एडवांटेजेस भी हो गई, ठीक है। यही आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे आपका गोल्स दिए हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के, कि गोल्स क्या हैं, क्यों, आपका लक्ष्य क्या है इसका एनवायरमेंटल एजुकेशन का, है ना। तो आगे दिया गया है क्या करना है हमको, एनवायरनमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है। अवेयरनेस पहुंचानी है लोगों तक, जिससे कि वो प्रॉब्लम को समझ सकें और कंजर्वेशन कर सकें एनवायरनमेंट का, ठीक है।
to create an atmosphere so that people participate in decision making and develop the capabilities to evaluate the developmental programs. अब क्या करना है, क्या चाहते हैं कि लोग इसमें इन्वॉल्व हों और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए। तो ये आपका टोटल कंटेंट हो गया आपकी PC4 के लिए। आई होप आपको हेल्प करेगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं जो भी आपके लिए ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।